हेलो गाइस। जैसे कि तुम्हें पता चल ही गया है कि ये ऑडिट के फाइनल की एमसीक्यू बुकलेट है। तो आज हम उसके केस सिनेरियोस करने वाले हैं। तो ओके, चलो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो केस स्टडीज एमसीक्यू में अपने को क्या है ना कि डरने का नहीं है। अपने को है ना पहले केस स्टडीज पढ़ लेनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केस स्टडी को देखते ही एकदम ही हो के भाई इसमें तो नंबर आ गया तो क्या ही पूछ लेगा। क्या ही पूछ लेगा ये तो बाद में पता चलेगा ना। अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जस्ट रीड आउट करना आपको को, कोई लोड वाली बात नहीं है। कुछ होगा ऐसा भी तो छोड़ देंगे ना एमसीक्यू। एक ही तो एमसीक्यू छोड़ना है, कोई नंबर वाला आया तो बिना ऐसे पढ़े पहले से अजम्पशन नहीं लगाना है कि इसमें नंबर्स ज्यादा है तो हमने भी नंबर्स वाला तो पढ़ा ही नहीं है ऑडिट के अंदर, तो हमें तो नंबरिंग वाले याद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन केस स्टडी पढ़ लेते हैं और बिल्कुल एक प्लान रीडिंग मारेंगे, ज्यादा नहीं सोचेंगे। थोड़ा बहुत डिस्कशन ऐसा करने सा लगा तो बता दूंगा, बाकी सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई लोड वाली बात नहीं है। सिर्फ अपने को एक प्लान रीडिंग करनी है और वो भी एकदम बिल्कुल ऐसे स्पीड में भागेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है मिसान लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी है इन साउथ इंडिया। अब अपने को दिमाग नहीं लगाना है इसमें कि भाई ये लिस्टेड है अनलिस्टेड है, तो अनलिस्टेड में फिर कहाँ कोई कॉन्सेप्ट रिलेट करना है, क्या कुछ कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं करना। जस्ट प्लेन रीडिंग मारते चलो। मिसाल लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में मिसाल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है। इस इंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्पाइस ऑयल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कुछ तो भी इसका बिजनेस है ऑयल एक्सट्रैक्शन का। टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज ₹9 करोड़। ठीक है। डिटेल्स ऑफ एनुअल टर्नओवर एंड प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी फॉर द लास्ट 3 ईयर आर गिवन बिलो। ईयर एंडेड 22 का टर्नओवर है 527.21 ऑडिटेड। ठीक है, ऑडिटेड नॉन ऑडिटेड अपने कोई दिमाग नहीं लगाना, जस्ट रीड आउट करते चलो। प्रॉफिट इसका दे रखा है 50.16। 23 का टर्नओवर है अपने पास 301.37 और प्रॉफिट है अपने पास 1.25। ठीक है। 24 का दे रखा है प्रोविजनल 104.13 टर्नओवर है और 1.25 लॉस है। ठीक है। अब अपने को कुछ दिमाग नहीं लगाना है इस पे कि भाई इसमें लॉस है प्रॉफिट है तो कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। अभी अभी अपन एमसीक्यू पढ़ेंगे तब आगे बात करेंगे इस पे। बात ऐसी है कि अब कंपनी क्या कर रही है। द कंपनी इज यूजिंग ए कन्वेंशनल मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम स्पाइसेस। This require more human intervention and hence the cost of production is high as compared to innovative method used by other new companies। थोड़ा बहुत ऐसा समझ में आ रहा है कि हम पुराना मेथड यूज करते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा लगता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगती है, यानी पैसा ज्यादा लग रहा है, सीधी बात। दूसरी कंपनीज है इनोवेटिव, मतलब नए नए मेथड्स यूज कर रही है तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम लग रहा होगा। आगे बढ़ लेते हैं। दो द कंपनी हैड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन पास्ट ईयर। अपनी वाली कंपनी ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ करी पास्ट ईयर में। इट हैज नॉट डन वेल ओवर द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू कंपटीशन। जैसा कि अपन ने ऊपर देखा है, इसका टर्नओवर घट रहा है, इसका प्रॉफिट घट रहा है, मतलब लास्ट ईयर्स के अंदर इसने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। ए न्यू कॉम्पिटिटर विच नेचुरल एक्सट्रैक्ट लिमिटेड, ये न्यू कॉम्पिटिटर है, कम इन द मार्केट ड्यूरिंग द ईयर 2022, जिसमें अपना टर्नओवर 527 था। And year, by the end of March 23, they captured around 75% of market share by offering the product at a reduced price। Reduced price में करेगा भाई बंदा इनोवेटिव स्किल्स के साथ में कर रहा है, मतलब इनोवेटिव उसके पास मशीन है सब कुछ है, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम लग रही है तो इसलिए वो कम में कर पा रहा है, और अपने पास है नहीं कुछ तो अपन को ज्यादा लग रहा है तो अपन ज्यादा में ही बेच रहे हैं। दे यूज न्यू मशीनरी, जैसा कि अपन ने बताया अभी, which allow a whole range of automated extraction method, thus minimize manual steps and reduce cost of labor। manual step मतलब ये है कि ह्यूमन इंटरवेंशन भाई कम हो रहा है, ऑटोमेशन ज्यादा हो रहा है उसके वहां पे, तो उसकी कॉस्ट ऑफ लेबर कम लग रही है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रिडक्शन के लिए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देयर बार रिकैप्चर द मार्केट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कैप्चर मार्केट को कैप्चर करने के लिए वापस से जो मैनेजमेंट है मिसाल लिमिट का हैज प्लान टू इरेक्ट ए न्यू प्लांट विथ एन ऑटोमेटिक मशीन। भाई हम क्या चाहते हैं, हम एक न्यू प्लांट चाह रहे हैं या जो भी मशीन है वो चाह रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक हो। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 90 लाख पे, 90 लाख की आएगी। द कंपनी अप्रोच ऐसे बैंक फॉर ए टर्म लोन ऑफ 80 लाख which would be repaid in 5 years। हम एक टर्म लोन लेना चाह रहे हैं 80 लाख का जो कि 5 साल में दे देंगे। और ऑन 28
December 23, the bank has sanctioned the loan and disbursed 40 lakh till 31st March 2024. भाई साहब 28/12/23 को बैंक ने सैंक्शन कर लिया है 40 लाख का, मतलब लोन सैंक्शन कर दिया है और डिसबर्स भी कर दिया है 31 मार्च 2024 तक 40 लाख का लोन। ठीक है, 80 लाख का हमने मांगा है, 40 लाख का हमको मिल चुका है। इसका रिलेवेंस आगे देखेंगे, अभी अपने को कोई मतलब नहीं है कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना है। मिसाल लिमिटेड हैज अपॉइंटेड मेसर्स चेक एंड चेक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स as auditor of a company as its AGM held on 18/9/23, मतलब 18 सितंबर 2023, for a period of 5 years. As agreed, the audit team commenced their audit work for the year 23-24 in February 24 and completed the work by the end of May 24. बस हम ऑडिट स्टार्ट करिए, ऑडिट कर दी है। द ऑडिट टीम सबमिटेड द फॉलोइंग फाइंडिंग्स टू द एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर को उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स बताई है अपनी, इन्होंने 6 फाइंडिंग्स बता रखी, 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 फाइंडिंग्स है। क्या क्या है एक बार रीड आउट कर लेते हैं इसमें। पीएक्स लिमिटेड, वन ऑफ द मटेरियल सप्लायर, फाइल्ड ए केस। तो ये एक सप्लायर ने एक केस फाइल कर रखा है अगेंस्ट द कंपनी ऑन 12 सितंबर 23 फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹3 करोड़। भाई साहब एक बंदे ने केस कर रखा है, 3 करोड़ रुपए मांग रहा है हमसे। The company made an estimate for allowance of a debtor at the rate 5%. Debtors पे 5% का आपने प्रोविजन बना रखा है। 70% of a value of a inventory was only covered in physical verification during the 20 to 23 due to restriction on movement posed by state government. ठीक है, कुछ पढ़ा है, समझ में नहीं आया है, आ सकता है पर इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। Company got a show cause notice from a state pollution control board for the contravention of provision of hazardous and waste management rule. भाई साहब कहीं से शो कॉज नोटिस भी आ रखा है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। 3 incidents of a fraud noticed, मतलब 3 incidents हुए फ्रॉड के। टोटल 1.02 करोड़ fraud committed by purchase manager 85 lakh, by account manager 15 lakh and by cashier 2 lakh based on the above facts above the following MCQs। तो भाई अब हम MCQ करेंगे। अब कभी भी ध्यान रखना, केस स्टडी देखते से एकदम से फ्रेमिंग मत करने लग जाना कि भाई साहब जैसे तुमने फ्रॉड वाला पॉइंट देखा कि 1.2 करोड़, तो भाई साहब कोई तो एकदम से बोल गया होगा कि हम तो सीजी को रिपोर्ट करेंगे भाई 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हो गया। एमसीक्यू में देख लेना, ये रिलेवेंट एक भी नहीं है। हमें याद आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई रिलेवेंट पोर्शन नहीं है अपने लिए तो अपन फालतू दिमाग क्यों दौड़ाएं। तो अपन आते हैं अब सीधे सीधे एमसीक्यू पे। केस स्टडी जस्ट प्लान रीड आउट कर लेना, ताकि क्या है ना कि सर कोई भी ऐसा एमसीक्यू मिले जिसमें अपने को केस स्टडी का रेफरेंस देना पड़ रहा है या लेना पड़ रहा है, मतलब कि तो हमको पता रहे कि वो पॉइंट हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो फटाफट एकदम रिकॉल हो जाएगा कि हाँ यहाँ से वो लाइन मैच कर रही है। तो हम आते हैं एमसीक्यू के ऊपर। पहला अपना एमसीक्यू, दो द कंपनी हैड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन पास्ट ईयर, जैसा कि अपन ने केस स्टडी में पढ़ा है, इट हैज नॉट डन वेल ओवर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर एज इट इज ऐसे 570, जो कि है गोइंग कंसर्न, तुमको पता है। देयर आर सर्टेन इवेंट और कंडीशन दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। हाँ भाई साहब गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे सिग्निफिकेंट डाउट तो हुए। इन ऑर्डर टू असेस वेदर मिसान लिमिटेड इज ए गोइंग कंसर्न और नॉट, वैसा मिसान लिमिटेड गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ये चेक करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर शुड नॉट बी परफॉर्म्ड। शुड नॉट बी परफॉर्म मतलब कौन सा प्रोसीजर नहीं करना है, मतलब 4 में से एक प्रोसीजर नहीं करना है, बाकी के 3 करने हैं। तो 3 करने हैं वो वाले पता चल जाएंगे, तो एक नहीं करना है वो वाला अपने आप निकल जाएगा। Analysis and discussion with management to the company to find out whether installation would enable the company to reduce the cost of production। भाई साहब एनालिसिस एंड डिस्कशन करना है मैनेजमेंट के साथ में कि भाई नई प्लांट और मशीनरी जो आ रही है उससे क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी। तो ये तो पूछेंगे ही ना यार कि तुम नई मशीन मंगवा रहे हो, गोइंग कंसर्न वैसे इफेक्ट होने वाला है, तो तुम नई मशीन मंगवा रहे हो तो क्या मतलब उससे कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सुधार होने वाला है। वैसा अगर हम हाँ कह देंगे तो सही है। और वैसे भी ये अपना एक प्रोसीजर है, अपने को आगे की बात पे इसे भी ध्यान नहीं देना है। बी वाला पॉइंट है इंक्वायरी द कंपनी लीगल काउंसिल regarding existence of legal litigation and claim against the company, reasonableness of management assessment of their outcome and estimate of their financial implication। इंक्वायरी करना लीगल काउंसिल से बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे को पता है एक शोकॉज नोटिस पे आया हुआ है। इवेल्यूएशन मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान एंड स्ट्रेटजी टू इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट।
मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान और स्ट्रेटजी को अपन इवेल्युएट करेंगे, बिल्कुल सही बात है, ये तीनों चीज हम करेंगे। तो फिर हम क्या नहीं करेंगे, ये लास्ट पॉइंट, एनालिसिस एंड डिस्कस द कंपनी कैश फ्लो प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर विद द प्रोजेक्टेड अकाउंट, ये चीज हम नहीं करेंगे। ठीक है, देख लो, तीन चीज हम कर रहे हैं और चौथी चीज हम नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं कि जो पुरानी कैश फ्लो है उसका प्रोजेक्टेड से हमको कोई रिलेशन, हमको ये नहीं बताएगा कि आगे गोइंग कंसर्न है या नहीं है। पुराने से वैसे भी क्या ही चेक कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपना फर्स्ट एमसीक्यू हो गया है, अब अपन सेकंड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। कंपनी में कंपनी हैज मेड एन एस्टिमेट अलाउंस फॉर ए डेटा एग्जैक्ट 5%, जो कि ऊपर उन्होंने फाइंडिंग्स में बताया था ऑडिट टीम ने। सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली बट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको अपन प्रिसाइसली एस्टिमेट नहीं कर सकते, मतलब प्रिसाइसली नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि भाई ये चीज होगी। एस्टिमेशन नहीं कर सकते ना कि हाँ भाई प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेट का 5% होगा, 10% होगा, वॉट एवर जो भी होगा। The nature of the reliability of information available to management to support the making of an accounting varies widely. भाई हर कंपनी में अपना अपना अलग अलग assumption रहता है। We thereby affect the degree of estimation uncertainty associated with accounting estimates. Please advise which among the following may have a higher estimate uncertainty and higher risk as per SFI. मतलब कौन सा ऐसा एस्टिमेट है जो कि हायर रिस्क ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी देगा अपने को, एस्टिमेट अनसर्टेनिटी देगा। पढ़ लेते हैं। अपना पॉइंट नंबर ए है, जजमेंट अबाउट आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन विद पीएक्स लिमिटेड अगेंस्ट देयर कंपनी। ठीक है, ये अच्छा है, मतलब ये बहुत ज्यादा अपने हायर अनसर्टेनिटी देता है ना, इसमें हायर रिस्क है। इसके बाद पढ़ लेते हैं, एस्टिमेट मेड इन्वेंटरी ऑब्सोलेंस दैट फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड। जो चीज फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड हो रहे हैं उसमें तो इससे हायर रिस्क वाली कोई बात ही नहीं है। A model used to measure the accounting estimate is well known and assumption of a model are observable in the marketplace। भाई साहब, जो assumption well known है, जो सब तरफ यूज में हो रहा है, मार्केट प्लेस में यूज हो रहा है, तो वो वाला तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है ना, सब सेम ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Accounting estimate made for allowance of doubtful debts, where the result of the auditor review for similar accounting estimate made in the prior financial year do not indicate any substantial difference between the original accounting estimate and the actual outcome। डाउटफुल डेट्स देखे आपने, बहुत से तो यही लगा लेंगे थी, लेकिन ये नहीं लगाना, जस्ट थोड़ा सा सोचना है। डाउटफुल डेट्स आने से ऐसा नहीं कि उसमें क्वेश्चन में भी ये था आंसर में भी ये है तो ये ऑप्शन होगा। ऐसा है कि डाउटफुल डेट्स का जो एस्टिमेट है जो कंपनी ने बनाया है और ऑडिटर का जो जजमेंट है उसके ऊपर या रिव्यू है, वो मैच खा रहे हैं, क्योंकि उसने प्रायर पीरियड के आइटम्स को देखा है, प्रायर पीरियड की जो डाउटफुल डेट्स उनको देखा है, तो हाँ की मैचिंग मैचिंग चल रहा है सब कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी हमें कहीं पे है, तो जजमेंट ऑफ ए आउटकम ऑफ ए पेंडिंग लिटिगेशंस। ये कब होता है, जैसे कि अगर कोई जज कोई फैसला सुनाने वाला है तो उसका है ना, हम नहीं बता सकते कि जज क्या फैसला सुनाएगा। वो हमारे फेवर में भी हो सकता है, अगेंस्ट में भी हो सकता है, तो लिटिगेशन में यही हो सकता है। ठीक है, थर्ड वाला एमसीक्यू पढ़ते हैं। The company in the notes accompanying its financial statement disclosed the existence of a suit filed against the company with full details। कंपनी ने अपने नोट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दिया है कि उसके अगेंस्ट केस हो रखा है, फुल डिटेल के अंदर सब कुछ बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। Based on the audit evidence obtained, it is necessary to draw users' attention to the matter presented in the financial statement by way of clear additional communication, as there is uncertainty relating to future outcome of the litigation। In this situation, which of the following reporting option would be correct if the auditor satisfied with the conclusion reached by the management and this matter is fundamental to the reader of financial statement। भाई साहब, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, समझा देता हूँ। उसके अंदर ये लिखा है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दिया है कि भाई हमारे ऊपर एक केस हो रखा है। ऑडिटर ने पूरा पढ़ लिया है, ऑडिटर भी सेटिस्फाई है कि हाँ भैया तुमने बहुत सही लिखा, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि यार ये तो अपने को यूजर्स को बताना है, यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई मटेरियल है, तो ऑडिटर चाह रहा है इसको बताना था। अब ऑडिटर कहाँ बताएगा, अब एकदम से अपने दिमाग में तीन चीज आती है, की ऑडिट मैटर, ईओएम पेरा या ओएम पेरा। ठीक है, तो की ऑडिट मैटर में सिग्निफिकेंट मैटर आते हैं, ठीक है, और इसमें आते हैं अपने यूएम में, जो कि मोस्ट रिलेवेंट होते हैं ऑडिटर की नजर में और जिसका डिस्क्लोजर भी
मैनेजमेंट ने दे रखा है। ईओएम पेरा अपने दिमाग में आ गया। ओएम पेरा तो होता है वो वाली चीजें जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नहीं होती, अदर अदर होती है वो बाद में देखेंगे अपन। तो ईओएम पेरा के अंदर आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ 100%, 99% बच्चे ये वाला आते हुए भी गलत करेंगे। वो फटाक से ए वाला लगा देंगे टिक। लेकिन उनको क्या है ना कि इंक्लूड इन ईओएम पेरा जैसे देखेंगे तो वो फटाक से ए वाला टिक लगा देंगे और ये 100% गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ा। क्या लिखा है? इंक्लूड एन ईओएम पेरा इन ऑडिटर रिपोर्ट हैविंग ए क्लियर रेफरेंस टू द मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड एंड इश्यू ए क्वालिफाइड ओपिनियन। भाई ईओएम पेरा देने से हमारी रिपोर्ट क्वालिफाइड नहीं हो रही है, हमारी रिपोर्ट मतलब मॉडिफाइड नहीं हो रही है ईओएम देने से। सीधी बात ये है। हमें ईओएम पेरा देना है, बस इतनी सी बात है, लेकिन रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करना है। इंक्लूड ए बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बिल्कुल भी नहीं। इंक्लूड ए बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, भाई साहब ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट चलेगा। ये 705 के हैं दोनों। ठीक है। डी वाला जो ऑप्शन है अपना, इंक्लूड एन ईओएम पेरा इन ऑडिटर रिपोर्ट्स हैविंग ए क्लियर रेफरेंस टू द मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड एंड टू where relevant disclosure that fully describe the matter can be found in the financial statement। बिल्कुल सही लिखा है ईओएम पेरा में। हम जो चीज बताना चाह रहे हैं कि ये चीज लिखी है और ये चीज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो हम एक सिर्फ रेफरेंस देते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अब लग जाएगा। हाईलाइट हो गया। ठीक है। फिर आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 में। कंपनी गोट ए शो कॉज नोटिस फ्रॉम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज पर ऐसे 250 के हिसाब से कंपनी को स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से शो कॉज नोटिस मिला था। ठीक है, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। तो ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू हेल्प आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहा है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके जो भी नॉन कंप्लायंसेस इंस्टेंसेस है विद अदर लॉस एंड रेगुलेशंस that may have material effect on the financial statement. As the audit team of the company become aware of information concerning an instance of non-compliance with law, what would not be the audit procedure to be performed? कौन सा audit procedure नहीं है जो कि करना है? अब देख लो है ना, ये वाली चीजें क्या है ना कि बहुत ही खतरनाक होती है, जिसमें मतलब तीन तो राइट है और एक गलत है। अब क्या है ना कि अपने को सारे ही राइट लगते हैं। सीधी बात तो ये। इसमें से क्या है ना, गलत फाइंड करना बहुत खतरनाक वाला काम होता है। अगर सारे गलत होते हैं एक सही होता है ना, तो उसमें बहुत इजी गोइंग हो जाता है उससे। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। तीन सही होंगे, एक गलत होगा, और वो गलत हमको फाइंड करना है। Understand the nature of the act and circumstances in which it has occurred and obtain further information to evaluate the possible effect of financial statement। भाई अंडरस्टैंड करेगा नेचर ऑफ द एक्ट, बिल्कुल सही बात है। और जो भी सर्कमस्टांसेस है इन विच अगर ऑब्टेन फर्दर इंफॉर्मेशन, जहाँ से उसको फर्दर इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी, पॉसिबल इफेक्ट निकला फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही है, ये ऑडिट प्रोसीजर है। डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ में, और अगर उन्होंने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं कर प्रोवाइड एंड इफ द इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस टू मटेरियल, लीगल एडवाइस लेगा। अगर मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, मैनेजमेंट में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इफेक्ट चेंज चेक करेगा नॉन कंप्लायंस का और लीगल एडवाइस लेगा। ये भी ऑडिट प्रोसीजर है ऐसे 250 के हिसाब से। फिर ऑप्शन नंबर डी पढ़ लेते हैं पहले। इवेल्युएट करेगा इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस को। बिल्कुल सही बात है, इवेल्युएट करेगा इम्प्लीकेशन नॉन कंप्लायंस को इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग रिस्क असेसमेंट, रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। भाई साहब इवेल्युएट करेगा ना इम्प्लीकेशन को, नॉन कंप्लायंस को, और फिर रिलायबिलिटी चेक करेगा रिस्क असेसमेंट के लिए, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के लिए कि भाई अगर कुछ ऊपर नीचे हो रखा है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने क्या दिया है। ये तो भाई सब कुछ बोल रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मतलब सही चल कहाँ रहा है। और एक अपना है सी वाला पॉइंट, monitoring legal requirement and compliance with code of conduct and ensuring that operating procedures are designed to assist in the prevention of non-compliance with law and regulation of report accordingly। तो ये थोड़ा सा पेचीदा सा है, लेकिन ठीक है। ये अपना आंसर यही है कि हमें मॉनिटरिंग करके हमें क्या करना है।
हमें करना है, अंडरस्टैंड करना है, डिस्कस करना है, इवेल्युएट करना है एप्लीकेशन को, सीधी बात है। अपने ऑडिट प्रोसीजर ये अपना ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। लास्ट है एमसीक्यू। अब इसमें थोड़ा सा मतलब क्या है ना कि थोड़ा सा दिमाग खींच सकता है, लेकिन इतना ज्यादा भी खास नहीं है ये भी। पढ़ते अपन। द कंपनी हैड अवेट सम अमाउंट ऑफ लोन। अमाउंट ऑफ लोन मिला था, 80 लाख का मिला था 5 साल के लिए, लेकिन हमने हमको 31 मार्च तक 40 लाख मिल चुका था, ये उसमें लिखा हुआ था। ठीक है। आउट ऑफ द टोटल लोन सेक्शन 40 लाख, an amount of 25 lakhs was earmarked for the purchase of a machinery oil extractor। ऑयल एक्सट्रैक्टर खरीदने के लिए हमें मिला था ये लोन। न्यू मशीन खरीदनी थी ना अपने को, उसके लिए मिला था। बट द कंपनी हैज एक्वायर्ड एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ मशीनरी। लेकिन कंपनी ने तो एक इम्प्रूव मॉडल ऑफ मशीनरी खरीद लिया है, जिसका नाम क्या है, ऑयल एक्सट्रैक्टर विद ड्रायर इंस्टेड। मतलब ऑयल एक्सट्रैक्टर की जगह उसका नाम तो पूरा है ऑयल एक्सट्रैक्टर विद ड्रायर। मतलब लोन दिया था प्लांट एंड मशीनरी ऑयल एक्सट्रैक्टर के लिए, और इन्होंने क्या खरीद लिया है, ऑयल एक्सट्रैक्टर विद ड्रायर। तो क्या अब ये रिपोर्ट कारों में जाएगी? भाई साहब खतरनाक बात है। अब पढ़ते ऑप्शन। State the fact that in the Caro report that of the term loan taken for oil machine oil extractor 25 lakh was not utilized for acquiring the machinery for which it was sanctioned। मतलब 25 लाख का जो लोन लिया है, जिस चीज के लिए मिला था, उस चीज में अपन ने यूज नहीं किया है, ये देखना पड़ेगा। या फिर हम आज करें मैनेजमेंट को कि कंडीशन डिफरेंट हो गई है अभी साहब, जिसके लिए मिला था, तो रिपोर्ट अंडर कारो इफ मैनेजमेंट डज नॉट एग्री विद डिमांड, जो भी बोल रहा है अभी साहब। State the fact that Caro report that the term loan tax has been applied for the purpose for which it was sanctioned। सिंपल लिखा है कारो में, जो बताना है हमें ये कि जिस पर्पस के लिए लोन मिला था, उसके लिए हमने यूटिलाइज कर लिया है। और फोर्थ लिखा है स्टेट द फैक्ट दैट कारो रिपोर्ट दैट द टर्म लोन टेकन हैज नॉट बीन अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज सैंक्शन। मतलब जो लोन मिला है वो उस पर्पस के लिए अप्लाइड नहीं किया है जिसके लिए वो सैंक्शन हुआ है। और हमें उसी के साथ क्वालिफाई भी कर देनी रिपोर्ट दैट एज देयर आर मिस स्टेटमेंट दैट आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव। मैं कह रहा हूँ 99% बच्चे डी वाला ऑप्शन लगा दें, आंखें बंद करके। बाकी एक बात बताओ, जैसे ऑयल एक्सट्रैक्टर खरीदना था, अब इसको ऑयल एक्सट्रैक्टर नहीं समझ के एक ट्रैक्टर समझ लो, एक ट्रैक्टर खरीदना था और हमने ट्रैक्टर प्लस ट्रॉली ट्रॉली खरीद ली। ये गलत क्या किया यार? ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली आ गई तो किसमें गुनाह थोड़ी ना हो गया क्या? चीज तो होगी वही है ना, जिस पर्पस के लिए लोन मिला था उसी के लिए तो यूज किया है। ट्रैक्टर खरीदना था, ट्रैक्टर खरीद लिया, ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली आ गई तो भाई हमें बेनिफिट हो गया है। यानी कि हमें क्या करना है कि स्टेट द फैक्ट दैट state the fact in the Caro report that a term loan taken has been applied for the purpose for which it was sanctioned। इसका आंसर यही है।